हेलो दोस्तों, आप सभी का TWS में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एक असिस्टेंट बोइंग टेक्नीशियन एक एग्ज़ाम है यूपी SSSC द्वारा कराया गया था। 3 जुलाई 2022 को यह एग्ज़ाम हुआ था। तो इसका अभी रिजल्ट आया है, 3 मार्च को रिजल्ट आया है। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें ये हो रहा है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो नोटिफिकेशन आया था उसके अलावा अदर ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई कर दिए थे। तो इसमें लोगों को बहुत डाउट है कि हमको क्या डीबी के लिए बुलाया गया है, तो हमारा डीबी एक्सेप्ट करेगा आयोग या रिजेक्ट करेगा। तो इसी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा तो आपको समझाऊंगा, उसके बाद अच्छे से आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपको इस डीबी में मतलब आयोग ले लेगा या नहीं लेगा। तो चलिए हम बोर्ड पे चलते हैं, आप आराम से देखिए। देखिए, मैंने यहाँ नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बनाया था। मैं गूगल से सर्च किया, जगह जगह से इन्फॉर्मेशन लिया, उसके बाद मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो अच्छे से बना रहा हूँ। देखिए आप लोग समझिएगा। देखिए, पहले जो ABT असिस्टेंट बोइंग टेक्नीशियन में जो रिक्वायर्ड है, मतलब जिसके लिए आयोग ने नोटिफिकेशन में बाकायदे बोला है, वो ट्रेड हम आपको बता रहे हैं। देखिए, मशीनिस्ट, पहला मशीनिस्ट है, दूसरा फीटर, तीसरा टर्नर और चौथा वायरमैन। ये चारों ट्रेड हैं। इसके बारे में उसने आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में बाकायदे इसको मेंशन किया है, मतलब बताया है कि इतने ट्रेड एलिजिबल होंगे। लेकिन इसमें देखिए अदर ट्रेड, मैं अदर ट्रेड को भी लिखा हूँ, कुछ ट्रेड हैं। देखिए, वेल्डर हो गया, पाइप फिटर हो गया, प्लम्बर, वेल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टूल एंड डाई मेकर। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं, हमारे मित्र ऐसे भी हैं कि जो लोग कुछ वेल्डर से हैं, जैसे वेल्डिंग से हैं, इलेक्ट्रीशियन से हैं, पाइप फिटर से हैं। तो ये सब भी फॉर्म अप्लाई कर दिए थे उस समय। हालांकि नोटिफिकेशन अगर नहीं पढ़े होंगे ध्यान से, अप्लाई कर दिए हैं और वे लोग एग्ज़ाम भी दे दिए। एग्ज़ाम देने के बाद जब रिजल्ट आया उसका, तो उनको डीबी के लिए एलिजिबल भी बता दिया गया है, आयोग ने ऐसा बताया है। तो वे लोग सोच रहे हैं कि हमारा ट्रेड भी, जो हमारा ट्रेड है, जितने ट्रेड हैं वे सब मान्य होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, ये सभी ट्रेडों को, ये जितने भी ट्रेड दिया, आवश्यक ट्रेड जो रिक्वायर्ड टेस्ट है और अदर ट्रेड जो भी हैं, इसको सब NCBT SCBT मतलब इनके द्वारा ही ये सब ITI होते हैं। ये बोर्ड है एक प्रकार से। तो देखिए कितने लोग ऐसे रिलेट कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ऐसे रिलेट कर रहे हैं कि जो वेल्डर है, वेल्डर और वेल्डिंग इसको ऐसा रिलेट कर रहे हैं कि ये फीटर में आता है। लोग ऐसा करते हैं क्योंकि फीटर में ये सब चैप्टर हैं। वेल्डिंग एक टॉपिक है, चैप्टर है उसमें, फीटर में। तो वे लोग ऐसे रिलेट कर रहे हैं, ऐसा पार्ट टाइप है कि ये सब फीटर में आएंगे, इसलिए वेल्डिंग वाले और वेल्डर वाले भी हमारे फीटर में आ जाएंगे। ऐसा लोग सोच रहे हैं, मतलब जो कैंडिडेट हैं ऐसा मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम लोग भी फीटर में आ जाएंगे, इसलिए एलिजिबल होंगे। तो देखिए स्पष्ट है कि तो ऐसा बात नहीं है। क्यों ऐसा बात नहीं है? देखिए, क्योंकि सभी NCBT SCBT कराता है, जितने भी हैं ये एक ही बोर्ड कराता है। यदि आयोग को अगर इनको भी लेना होता तो ये अलग अलग ट्रेड क्यों होता? एक ही ट्रेड हो जाता, इसी में सब फीटर में ही हो जाता। फीटर के लिए भी बात करेंगे, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी बात करेंगे। देखिए ये सब किस में हो जाते हैं, फीटर में हो जाते हैं। तो आयोग केवल फीटर क्यों देता? इसको भी अलग अलग देना चाहिए ना, क्योंकि ये सब अलग अलग ट्रेड हैं, वे अलग अलग देगा। अगर मतलब उसको स्पेसिफिकेशन चाहिए कि ये अलग अलग हैं, तो उनको यहाँ पर मेंशन करता जो चाहिए। केवल 4 ही क्यों दिया, ऐसा है। और पाइप फिटर, क्योंकि ट्यूबवेल की बातें हैं, बोरिंग टेक्नीशियन के, तो पाइप फिटर वाले भी इसमें सोच रहे हैं कि हाँ इसमें पाइप फिटर वाले एलिजिबल होंगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग ये समझिए बात। जो नोटिफिकेशन में दिया है वही ट्रेड मान्य होगा, ऐसा आप लोग समझते रहिए। और देखिए, ये तो हो गया फीटर के लिए। वेल्डर, पाइप फिटर और वेल्डिंग, ये तीनों क्या हो गए, फीटर वाले इसमें दावा कर रहे हैं कि हम फीटर में आ जाएंगे, जिससे कि फीटर में हम मान होंगे। ऐसे कुछ कैंडिडेट हमसे मतलब बात हुई है उनकी, ऐसे मतलब मिले हैं। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रीशियन, जो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 2 ट्रेड और हैं। तो ये लोग देखिए वायरमैन से रिलेट कर रहे हैं। ये वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन में कहीं ना कहीं वायरमैन, वायर के मतलब जो भी वायरमैन का हिस्सा है इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस में ये वायरमैन कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, तो इससे रिलेट करके लोग बोल रहे हैं कि हमारा वायरमैन में सम्मिलित हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रीशियन जो इंक्लूड होता है वायरमैन में। तो इस प्रकार से सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रीशियन जो है वायरमैन के समकक्ष है, ऐसा मतलब पैरेलल समझ रहे हैं, जिससे वे इलेक्ट्रीशियन वाले दावा कर रहे हैं कि हम
इसके डीबी में हमारा सिलेक्शन होगा, हमको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए जिसका डीबी के लिए जिसको बुलाया गया है, चाहे इलेक्ट्रीशियन के हों चाहे अदर ट्रेड से हो, आप लोग सभी आयोग में जाइए। आयोग जैसा मतलब डीबी कराएंगे तो आयोग बहुत विधिवत, वहाँ पर जो टीचर बैठे होते, जो भी आयोग का कर्मचारी रहेगा तो आपका डीबी करेगा तो बहुत ध्यान से करेगा, और आपको उसके पास नोटिफिकेशन ऑलरेडी रहता है तो बहुत ध्यान से समझेगा, और समझने के बाद यदि आप एलिजिबल होंगे तो आपको सही कर देगा, नहीं होंगे तो आपको वहाँ से वापस कर देगा। दोस्तों तो आप लोग इसमें से देखिए कि ग्रुप में आप लोग, हम देख रहे हैं ग्रुप में हम भी जुड़े हैं, तो ग्रुप में देख रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप हो गया चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, उसमें लोग बहुत इधर उधर की बातें करते हैं, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करिए, ठीक। देखिए ऐसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रीशियन की बात करें और वायरमैन की बात करें, यहाँ सब मतलब रिलेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रीशियन एक मोस्ट पॉपुलर ट्रेड है, एनसीवीटी एससीवीटी का जो भी है, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का है, तो एनसीवीटी का है। इलेक्ट्रीशियन क्या है, एक पॉपुलर ट्रेड है, आप सर्च करेंगे गूगल पे भी तो अब सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन मोस्ट पॉपुलर में दिखाता है। तो अगर इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता होता, मैं देखिए बात समझिए आप लोग, अगर इलेक्ट्रीशियन की इसमें इस एबीटी में असिस्टेंट बोइंग टेक्नीशियन में आवश्यकता होती तो आयोग उसको साफ साफ इतने बड़े ट्रेड को डायरेक्ट यहाँ पर मेंशन कर देता है, मतलब जो आवश्यक है इन चारों में एक 5वां नंबर इलेक्ट्रीशियन का होता, अगर ऐसी बात होती तो। ओके दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जिसका इलेक्ट्रीशियन से जिन भाइयों का हुआ है वो भी आयोग में जाइएगा, अपना डीवी जो भी है अपना लेके जाइएगा, और डीवी में आयोग जो निर्णय देगा आप उसको स्वीकार करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ट्रेड की बातें मैंने आप सभी को रख दिया है और रिलेट भी कराया है कि इनसे मतलब जो चाहिए और जो नहीं चाहिए ट्रेड, उससे रिलेट करा के समझाया भी है। अगर इनकी आवश्यकता होती तो जरूर इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर एक होता। अंडरस्टैंड दोस्तों, इस बात को समझ रहे होंगे कि एक इतना पॉपुलर ट्रेड है, मैक्सिमम बच्चे अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से करते हैं आईटीआई, जो कि आपके उत्तर प्रदेश की यूपी पीसीएल, यूपी आरवीएनएल, TG2 ये सब में आते हैं वैकेंसियाँ, तो इस इलेक्ट्रीशियन मांगता है। तो बहुत से लोग स्टूडेंट हैं जो इलेक्ट्रीशियन से करते हैं, हमारा वो आईटीआई करते हैं। तो इस बात से आप देखो कन्फ्यूजन में ना रहिए, ठीक है दोस्तों। और वेल्डर, वेल्डिंग, पाइप फिटर और प्लम्बर ये सब के लिए बताएं। ये फिटर में सोच रहे हैं कि फिटर में आएगा, पाइप वाली चीज़ें हैं, तो ये फिटर में भी नहीं आएगा, ये सब अलग अलग ट्रेड हैं, इस बात को समझिए, ठीक। इसलिए सब अलग अलग बनाया गया है। अगर एक ही चीज़ होता तो अलग अलग बनाने की क्या जरूरत है, एनसीवीटी एससीवीटी ये क्यों ऐसा निर्धारित करता कि यह ट्रेड अलग है, यह ट्रेड अलग है। अगर एक ही होता तो ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ हमारे मित्र हैं जो कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जा सकते हैं या ऐसा कुछ करेंगे, तो देखिए कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आयोग के पास उसका विस्तृत जो कि बढ़िया से उसका नोटिफिकेशन है, अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको मतलब एक मतलब रहेगा ना कि क्लू रहेगा किस आधार पे आप जा रहे हैं। तो जो आपका वकील होगा वो भी पहले पूछेगा कि किस आधार पे जा रहे हैं, ये इसका फाइनल निर्णय क्या होगा। तो आप लोग बहुत सोच समझ के जो भी कदम उठाइएगा, क्योंकि ऐसा करने से जो बच्चे एलिजिबल हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन निर्णय जो एलिजिबल हैं उन्हीं के पक्ष में आएगा। ओके दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा सद्भावना रखिए अपने अंदर और लोगों के लिए सोचिए, क्योंकि ये 4 साल पुरानी वैकेंसी है। कितने लोग धरना दिए वहाँ जाकर, तब जाके परीक्षा का जो है डेट आया, मतलब एग्ज़ाम होने के लिए कुछ हुआ, कितने लोग वहाँ धरना दिए जाके। तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि जो लोग इन बातों को मेरे समझ रहे हैं वो लोग अपने हिसाब से काम करिएगा। आप अपने आयोग में जाइए, अगर आपको एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट मानिए, नहीं करता तो आप वापस अपने घर आइए। ओके दोस्तों, तो ये देखिए ट्रेड से रिलेटेड बातें हो गई। तो देखिए दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, आपको थोड़ा सा ये बात देखना हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब आ रहा है फॉर्म का प्रिंट आउट। जो फॉर्म का प्रिंट आउट है उसमें भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो हमारे मित्र हैं आप लोग, तो इसमें भी बहुत से क्वेश्चन उठा रहे हैं कि फॉर्म का प्रिंट आउट जरूरी है या नहीं है। तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। देखिए मैं नोटिफिकेशन बढ़िया से पढ़ा हूँ, तो उसमें बिंदु 5 एक है, ठीक है, उसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है कि आप लोग फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकालिएगा। पे स्लिप और फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकालिएगा। अभिलेख परीक्षण के समय उसमें लिखा है साफ साफ, अभिलेख परीक्षण के समय इसको मांगा जाएगा, ऐसा उसमें लिखा है। उसके नोटिफिकेशन में आप बिंदु 5 में देखिएगा, तो उसमें हमने विधिवत उसको पढ़ा, उसमें लिखा था। हालांकि बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें अगर प्रिंट आउट चाहता है तो आयोग पोर्टल अपना खोलता है, जिससे कि स्टूडेंट अपनी प्रिंट आउट को निकाल लें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जिसके पास ये होगा तो आप लोग
प्रिंट आउट जरूर डीबी के समय लेके जाइएगा। जिसके पास नहीं होगा तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें कुछ मेंशन होगा डीबी के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जरूर प्रिंट आउट यदि होगा तो आप लोग ले लीजिएगा। एडमिट कार्ड जो है इसका तो कहीं क्लू नहीं मिला, यदि जिसके पास है वो जरूर रख लीजिएगा अपने पास। ओके, जो मतलब एडमिट कार्ड आप परीक्षा देने के लिए गए थे 3 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एडमिट कार्ड निकाला है आयोग, अगर वो आपके पास होगा तो वो भी आप जरूर रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके। देखिए सब बातें हो गई ट्रेड से संबंधित। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप अगर इन चारों ट्रेड में हैं और तो आप लोग बहुत अच्छे से एलिजिबल हैं, और इन ट्रेडों में हैं तो देखिए आयोग इसके लिए मना किया है आप लोग को, और जिनको जाना है आयोग में जरूर जाइएगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि हमको ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है, ये हो गया। और देखिए इसके अलावा कुछ और इसमें नोटिफिकेशन है। गोरखपुर में लाल डिग्गी करके है, वहाँ का आपका सर्टिफिकेट है ट्रेनिंग का, तो वो भी मान्य है, ऐसा नोटिफिकेशन में व्यक्त है। ओके दोस्तों, और उसके बाद देखिए सभी बातें खत्म हो गई। ठीक है दोस्तों, ये सब ट्रेडें एनसीबीटी या एससीबीटी इन दोनों में से कोई एक इसको जारी करता है। अलग अलग ट्रेडें हैं, इसको एक ना मानिए कि कोई एक दूसरे में इंक्लूड है। इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इस बात को आप समझिए कि इन कोई भी एक दूसरे ट्रेड को ये मत समझिएगा कि एक ट्रेड दूसरे ट्रेड में इंक्लूड है, ऐसा नहीं समझिए। इनको अलग अलग किया गया है, इसलिए अलग अलग इसका नाम दिया गया है। ओके दोस्तों, थोड़ा सा हम कटाव के बारे में बात करेंगे। तो बहुत से लोग हैं जो कटाव के लिए बहुत चिंतित हैं कि कटाव कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा 1 मिनट इस पर भी बात करता हूँ। देखिए आपका ज़्यादा कटाव नहीं बढ़ेगा, मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ, ज़्यादा कटाव नहीं बढ़ेगा। ठीक है, यदि यूआर में है तो मैक्सिमम बता रहे हैं, जो मैक्सिमम आपका 8 नंबर तक बढ़ सकता है, मैक्सिमम कम हो सकता है 4 से 5 नंबर भी बढ़ सकते हैं, ऐसा समझिए। ठीक है दोस्तों, +-2 कर लीजिएगा। ठीक, ओबीसी में 7 नंबर मैक्सिमम +-2। ठीक है, कम भी हो सकता है, ऐसा समझिएगा, कम भी हो सकता है। अब एससी में +4 बढ़ सकता है, +-2 कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और एसटी में आपका जो है तो 3 नंबर 1-2 इसमें बहुत कम बढ़ेंगे। एसटी में देखो वैकेंसी सीट भी बहुत कम है, और एसटी में बहुत कम नंबर बढ़ेगा, 2 नंबर के आसपास बढ़ सकता है। देखिए जो हमने देखा है एक जगह कि अगर जो 2 गुना उसमें लिखा है, लेकिन समान कटाव के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के बाद ही 2 गुना लिखा है, तो कटाव अगर 2 गुना लिखता है तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। हमारे बहुत से मित्र हैं UP-SSSC में सिलेक्टेड हैं, उनसे हमने बात किया है, उनसे हमने थोड़ा सा निर्णय निकाला कि कैसे किया कितना बढ़ सकता है, तो वो लोग बताएं कि देखिए बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा था, हमारा 4 से 4.5 नंबर बढ़ा था। जब मैं मतलब एग्ज़ाम दिया था तो 4-4.5 नंबर बढ़ा था। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत ज़्यादा कटाव नहीं जाएगा। कितने लोग बता रहे हैं 70+, 80+, तो ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। इतना यदि आप हैं तो आप सेफ माने जा सकते हैं। देखो मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मेरा एक अनुमान है, आप लोग ये मत समझ जाइएगा कि एग्जैक्ट है, बिल्कुल मैं ये अनुमान लगाया हूँ। ओके दोस्तों, तो मैं यह उम्मीद कर सकता हूँ कि आज जितनी बातें मैं आपसे शेयर किया हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ट्रेड संबंधित और प्रिंट आउट एंड पे स्लिप संबंधित जितनी बातों को मैंने आपको बता दिया, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा और बहुत ज़्यादा इधर से उधर नॉलेज गेन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें साफ साफ और लिखा होगा। और देखिए ट्रेड वाली बात आप लोग इस पर बहुत ध्यान से रहिएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए आज सभी बातें हो गई हैं। देखिए हमारा यदि वीडियो आपको लाभदायक और ऐसा लगे कि इससे जानकारी इस चैनल से बढ़िया मिल रहा है तो हमारे वीडियो जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों जो ITI संबंधित हैं, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, जितने भी बच्चे ITI संबंधित हैं उनको शेयर करिए। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।